अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं आपको बिहार की वो खबर दिखाने वाला हूं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल है 51 लाख वोटर्स का। एक दो नहीं, 51 लाख वोटर्स। और दो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं बता दूं, इन नेताओं को जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में चुनावी मौसम बदल रहा है, लेकिन आपके मुद्दे अभी भी जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे हैं। वो अपना फायदा देख रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं। और बिहार में ऐसा ही हो रहा है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आज बिहार में हंगामा हो रहा है। मसला है घुसपैठियों को चुनाव आयोग वोटर शुद्धिकरण के जरिए बाहर निकाल रहा है। और ये नेता उलझ गए, इसी में उलझ गए। सोचिए जरा, चुनाव आयोग घुसपैठियों को बाहर निकाल रहा है। नेताओं को तो खुश होना चाहिए कि अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इन्हें अपने वोट की पड़ी हुई। इन्हें लग रहा है कोई भी वोट दे इनको, वो घुसपैठिया हो, वो बाहर वाला हो, वो कहीं से भी आ जाए, वोट तो इन्हें दे रहा है तो इनका वोटर हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि वोट देने वाला इनको लगता है कि इनका वोटर है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे बाहर करने का फैसला लिया है। और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। इसी मुद्दे को लेकर नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या आपके इलाके के विधायक, क्या आपके इलाके के सांसद या फिर विधायक के आसपास जो कार्यकर्ता रहते हैं, वो चुनाव से पहले आपके पास आए हैं क्या या आएंगे? बताइए। चुनाव होने ही वाला है, मौसम बदल रहा है, 2-3 महीना और। लेकिन क्या आपके पास वो आए हैं? आपसे पूछा इन 5 सालों में क्या दिक्कत हुई है? वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, अगर अच्छा काम किया है तो आप जानते हैं, अगर अच्छा काम नहीं किया है तो भी आप जानते हैं कि क्या किया इन लोगों ने। लेकिन अगर ये आप पर कोई भी भरोसा नहीं करते हैं, आपके मुद्दों को नहीं उठाते हैं, तो फिर ये किस काम के नेता हैं? और उधर इलेक्शन कमीशन, सोचिए जरा, ये इलेक्शन कमीशन को समझाने चले। घुसपैठिए बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये तो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, लेकिन नेताओं को दिक्कत हो रही है। और इधर मॉनसून सत्र को बर्बाद किया जा रहा है। जनता के मुद्दे पर ये एक बात नहीं कह रहे, एक बात। ये करोड़ों रुपए आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आपका मुद्दा वो पानी का हो, वो बिजली का हो, वो सड़क का हो, वो किसी भी आपसे जुड़े हुए घर के सदस्य का मुद्दा क्यों ना हो, वो महिला पुरुष किसी का भी हो, क्या इन्होंने आपसे पूछा है? और नहीं पूछा है तो आज राष्ट्र सर्वोपरि में बता दें कि ये नेता उलझा रहे हैं आपको। देखिए, आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगाइए। हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन है। बिहार में चुनाव होने वाला है, पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहा है। दो अलग अलग पार्टियों के नेता जुबान पर दोनों का एक ही मुद्दा, वोटर वेरिफिकेशन। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो उससे पहले हर पार्टी जीत का सेहरा पहनने के लिए अपना दम लगा रही है। लेकिन अब फैसला आपको करना है कि कौन इनमें से आपके हित की बात कर रहा है। चुनाव आयोग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो फर्जी वोटर बनकर बिहार में रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं और फिर वोट करते हैं। ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। घुसपैठिए बिहार के रास्ते भारत में घुस रहे हैं और पूरे देश के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए तो इन्हें निकाल बाहर करना समय की जरूरत बन गया है।
लेकिन विपक्ष को ये समझाए भी तो आखिर कौन, क्योंकि विपक्ष को तो यही लग रहा है कि SIR ही बिहार चुनाव का रिजल्ट देगा। तभी तो मॉनसून सत्र को शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विपक्ष के ये नेता बिहार विधानसभा को चलने नहीं दे रहे। विपक्ष हंगामे की तलवार निकालकर कार्यवाही शुरू होते ही तुरंत खड़ा हो जाता है। कुर्सी मेज उठाने से लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है। जनता का पैसा एक तरफ बर्बाद हो रहा है। कल विपक्ष ने सदन के अंदर ही मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद विपक्ष के चरित्र पर सवाल उठे थे। आज भी इसी मकसद से सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इस प्रक्रिया में मांगे जा रहे 11 दस्तावेजों पर सवाल करके पूछा कि बिहार की जनता ये कहां से लाएगी। तेजस्वी ने बिहार को दस्तावेजों के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य तक बता दिया। तेजस्वी का बस इतना बोलना था कि सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। इसी के बाद दोनों के बीच विधानसभा के अंदर तीखी बहस हो गई। चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही। क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए। आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। विधानसभा में ये बहस उस वक्त गर्मा गई जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी से कहा कि उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे कि उसी दौरान विपक्षी विधायकों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि यह सदन किसी के बाप का नहीं। वीरेंद्र जी, आरजेडी विधायक ने बात उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के टोकने पर कही, लेकिन उनका इतना बोलना था कि सत्ताधारी दल के विधायक इस पर उग्र हो गए। लगभग सभी विधायक विरोध जताने के लिए अपनी जगह पर खड़े हुए और विधानसभा में हंगामा होने लगा। भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद माफी मांगने की मांग उठने लगी, लेकिन आरजेडी नेता ने भी साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष, हार की खीज अभी से निकाल रहा है। आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हारने वाला है। महागठबंधन की महाहार होगी। तो बीजेपी के दबाव में बोल रहे थे बेचारे। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये अगर असंसदीय है तो आप बताइए। सवाल है किस तरह का माफी, काहे को माफी? ये गुंडे राज चलाने वाले लोग से माफी भाई वीरेंद्र मांगेगा? भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा, लेकिन ये गुंडों के सामने, गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगने वाला है। अब SIR को लेकर यह हंगामा केवल विधानसभा तक सिमटा नहीं है, बल्कि बाहर भी उतना ही जोरदार हंगामा हो रहा है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की। लेकिन जब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष SIR के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष एक तरफ एकजुट दिख रहा है, सब अपने अपने फायदे के लिए देश को झोंकने में जुट गए हैं। नेताओं को ये बात समझनी होगी कि इस प्रक्रिया से चुनाव में पारदर्शिता आएगी और घुसपैठियों का सफाया होगा। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देखा दर्शकों, कैसे ये लोग आपके मुद्दे को भूल चुके हैं, लेकिन मैंने
आपसे ये बात कह दी है कि आपको अपने मुद्दे पर अड़े रहना है। खबरों में आगे बढ़ूंगा और आज आपकी सुरक्षा की बात करूंगा। मैं लगातार आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि भारत में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी अलग अलग तरह की साजिश रच रहे हैं और जब से ऑपरेशन सिंदूर, जहां आतंकियों को हमने मारा है, जब से शुरू किया है, तब से पाकिस्तान में बैठे आतंकी डर गए हैं। लेकिन वो डर के मारे भारत पर बार बार ऐसी निगाहों से देख रहे हैं जिससे लगता है कि ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और आज एक ऐसी ही खबर सामने आई है। मैं आपसे लगातार कहता हूं कि आपको सावधान रहना है। और आज मैं एजेंसीज की बात करूंगा। जो पुलिस होती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम होती है ना, वो आपकी सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। आज गुजरात एटीएस ने 20-25 साल के युवकों को पकड़ा। ये देखने में लगते हैं कि ये तो कॉलेज जाता होगा, तो स्कूल जाता होगा, लेकिन ये आतंकी हैं, आतंकी। सोचिए जरा, ये आपके घर के आसपास घूम रहे थे, कोई एक जगह नहीं। जहां से मैं खबर पढ़ रहा हूं, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए जरा, अलग अलग जगह पर ये फैले हुए हैं और इनकी कोशिश है कि ये देश विरोधी गतिविधियां करें। और जब इनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि ये शरीयत कानून लाना चाहते हैं देश में, ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनके आकाओं को कह देना चाहता हूं कि हम राष्ट्र सर्वोपरि करेंगे। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, भारत आगे बढ़ता रहेगा और तुम्हारे आतंकी मंसूबों पर हम पानी फेरते रहेंगे। तुम कितनी ही साजिश रच लो, कितने ही जोर लगा लो, कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी नेटवर्किंग, फंडिंग, ट्रेनिंग, सबको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और आज एजेंसी ने यह खुलासा किया है। आपको इनके चेहरे दिखा रहा हूं, इनके चेहरे देखिए और समझिए कि ये 20-25 साल के आतंकी कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। और आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपको भी चौंका देगा। देश के हर शहर में जिहादी फैले हुए हैं। देश के हर शहर में वो लोग हैं जो देश में शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं। शाहजहांपुर, बरेली, इंदौर, बलरामपुर का छांगुर। देश को अभी ना जाने कितने दीमकों से लड़ना है, कितनों को खत्म करना है। और आज गुजरात एटीएस ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। दुबले पतले शरीर और इनकी कद काठी पर मत जाइए। चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर टोपी देखकर कोई मदरसे में तालीम लेने वाला बच्चा भी मत समझिए। ये आतंकी हैं, आतंकी, छांगुर से भी खतरनाक। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकी गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा से पकड़ा गया है। ये चारों सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों के वीडियो शेयर करते थे। 5 अकाउंट हैं। ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चारों अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों को अलकायदा से जुड़ने का काम करते थे। ये लोग जो थे, ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं इसको जिहादी एक्टिविटीज के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। सुना आपने, इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं जो देश में शरीयत कानून लागू करना चाहते थे, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये जिहादी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे।
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले, इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। ये बहुत खतरनाक है। इनकी सोच और इनका मकसद उससे भी ज्यादा खौफनाक है। 20 से 25 साल के ये लड़के जिहादी बम हैं जो कभी भी देश के अंदर फूट सकते थे, लेकिन एजेंसीज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको भी चौकन्ना रहना है। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो राष्ट्र हित में सोचिए और सावधान रहिए। देखा आपने, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको हर वक्त सावधान रहना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि आपके आसपास भी हो सकते हैं। अगर आपको जरा भी कुछ संदिग्ध लगता है तो तुरंत पुलिस को बताइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं और यह खबर आज आपको देखनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर गए। कहां गए हैं? ब्रिटेन और मालदीव्स। लेकिन ब्रिटेन का दौरा बड़ा खास है। एक तीर से दो निशाने। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको समझा देता हूं, फिर बताऊंगा कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। इस समय पूरी दुनिया में एक टैरिफ वॉर आपने सुना होगा। यह अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया, लेकिन भारत इसमें अपना फायदा देख रहा है। जाहिर बात है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हम अपना ही फायदा देखेंगे। और इसलिए भारत, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो, उसके इतर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। अब भारत ने क्या रणनीति तैयार की, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये बता दूं कि देर रात ब्रिटेन की धरती पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लान था उस पर काम होगा। वो प्लान है जिससे अमेरिका और चीन दो देश निशाने पर हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका टैरिफ वॉर की बार बार अलग अलग तरह से धमकी देता है, दूसरी तरफ चाइना है, पड़ोसी मुल्क हमारा, वो अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भेजता है। अलग अलग देशों से उसके भी संबंध है। भारत ने क्या किया है अब ये समझ लीजिए, और मोदी क्या करने वाले हैं आपको आगे दिखाऊंगा। भारत ने चीन और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए विशेष तौर पर चीन और ब्रिटेन के बीच में बड़े करार हैं, उस पर हथौड़ा मारने की तैयारी कर ली है। और अब जो इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है उसमें और रफ्तार मिलने वाली है। अच्छी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। और जो बिजनेसमैन है, अगर आप छोटा धंधा भी करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डील पर हस्ताक्षर कर देंगे जहां से एक तीर से दो निशाने लगेंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये चाइना से हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर बनाता है और भेजता है। वो अलग बात है, इनकी क्वालिटी खराब होती है, लेकिन ये सस्ते दामों पर बेचता है, बाहर के देशों में भेज देता है और फिर वहां पर महंगे दाम पर बेचता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चीन कैसा ही सामान बनाए, कितने ही प्राइस पर बेचे, भारत का प्रोडक्ट ब्रिटेन में जाएगा और भारत का प्रोडक्ट यानी आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा वहां पर, लोगों के बीच तक पहुंचेगा। इससे हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी वो आपको रिपोर्ट में समझाता हूं। अब से कुछ घंटे बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता होने वाला है, जिससे न केवल भारत को विश्व में मजबूती मिलेगी, बल्कि ये भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला समझौता अमेरिका को और चीन को बड़ा संदेश देता है। ट्रंप प्रशासन व्यापार वार्ता में टैक्स लगाने की धमकी देते हैं और डेडलाइंस तय कर देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 5 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है। छठा दौर नई दिल्ली में होने वाला है, लेकिन 1 अगस्त को होने वाली उस बातचीत के भी यूं ही गुजर जाने के पूरे आसार हैं। लेकिन उससे पहले भारत ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते पर मोहर लगा देगा। इस एफटीए के बाद भारत से निर्यात होने वाली 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में टैक्स नहीं लगेगा। इसका नतीजा ये होगा कि ब्रिटेन के बाजार में भारतीय वस्तुएं चीन के सामान के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी और भारतीय सामान को तरजीह मिलेगी।
पीएम इस यात्रा के दौरान साझेदारी को नई ऊंचाइयां देंगे और किंग चार्ल्स के साथ ब्रिटिश पीएम से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी ब्रिटेन में मौजूद रहेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली इस डील से अमेरिका को ये संदेश साफ तौर पर जाएगा कि भारत सिर्फ उसके बाजार के भरोसे नहीं है। The focus is really on looking at where next we can take the relationship, whether it is on trade, whether it is on technology, whether it is on defense partnerships, and indeed where do we see the next big idea for the India-UK relationship. भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता बताता है कि व्यापारिक रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, खासकर तब जब दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक माहौल बदल रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला ये समझौता दिखाता है कि व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोनों देश साल 2022 से इस एग्रीमेंट को निष्कर्ष तक लाने की कोशिश में लगे हुए थे। जनवरी 2025 में इस पर फिर से बातचीत शुरू हुई। इसके बाद सिर्फ 4 महीने में ही समझौता हो गया। ये टाइमलाइन बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के बीच व्यापारिक बातचीत में कई बातें शामिल होती हैं। नीति, कानून और राजनीति इसका हिस्सा होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ आर्थिक प्राथमिकताएं और राजनीतिक भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। टैरिफ और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन जिस तरह से शॉर्ट टर्म डेडलाइन या आर्थिक दंड की धमकी देता है, उनसे इन मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अब से कुछ घंटे बाद हस्ताक्षर हो जाएंगे। बेशक इसे अमल में लाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि इसे ब्रिटेन की संसद में मंजूरी मिलना जरूरी है। भारत में भी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। लेकिन जब ये अमल में लाया जाएगा तो इससे सर्विस सेक्टर में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। दोनों देशों के प्रोफेशनल्स को एक दूसरे के देश में सेवा देने का आसानी से मौका मिलेगा। इसके अलावा चमड़ा, जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सामान के निर्यात से टैक्स हटेगा, तो ये ब्रिटेन के बाजार में सस्ता बिकेंगे। अभी ब्रिटेन के बाजार में चीन के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम काफी ज्यादा बिकते हैं, लेकिन भारतीय सामान पर टैक्स खत्म होने से इन सेक्टर्स में भारत चीन को टक्कर देगा। इसी तरह ब्रिटेन की शराब, चॉकलेट के साथ ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरण अब महज 10% तक के शुल्क पर भारत आएंगे। इस समझौते के तहत 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 120 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए एक तरफ अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संदेश है, तो ये भारत के बढ़ते और मजबूत कदमों की दुनिया में एक आहट भी है, जिससे अमेरिका में भी सुगबुगाहट है। इसलिए तो अमेरिका भारत के सामने जरूरत पड़ने पर टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत भी दबाव में झुकने के बजाय अपने अलग रास्ते पर चल रहा है और राष्ट्र सर्वोपरि बना रहा है। देखा आपने, अब आज इसी का हमें इंतजार है कि भारत और ब्रिटेन के बीच क्या क्या साझेदारियां होती हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको दिखाते हैं, और ये खबर दिलचस्प खबर भी है, हैरान करने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है। हुआ ये कि गाजियाबाद की एक आलीशान कोठी है, वहां पर एक फर्जी देश बना दिया गया, देश का दूतावास बना दिया गया। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में आपको दिखा रहा हूं। जिस दूतावास पर देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारियां होती हैं, वो गाजियाबाद में खुल गया फर्जी। सोचिए आप, कुछ भी चल रहा है देश में। यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले का भांडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन आप सोचिए, जो देश ही नहीं है उसका दूतावास बन गया, झंडा बन गया, गाड़ियां आ गई, वहां पर राजनयिक भी बैठे हुए हैं, राजदूत बैठे हुए हैं। सोचिए जरा आप, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां हैं, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट तक है, और तो और विदेश मंत्रालय की मोहर तक है। और इतना ही नहीं, इन सब के तर भारी मात्रा में पैसा, कैश, और ये सब कुछ फर्जी है, फर्जी, नकली। सोचिए आप, और ये चल रहा है गाजियाबाद में एक आलीशान कोठी में। आसपास किसी को खबर ही नहीं मिली ये हो क्या रहा है, लेकिन खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। देखिए जरा। आज राष्ट्र सर्वोपरि में हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वही हुआ है, उसके बारे में सब कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले इस शख्स को देखिए। शायद इसे आप पहचानते ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने इसको कई बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसे क्यों दिखा रहे हैं। तो सुनिए,
अब दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक भारत के अंदर पाकिस्तानी दूतावास में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है, तो दूसरा आज गिरफ्तार हुआ हर्षवर्धन जैन है, जिसने फर्जी दूतावास खोल रखा था। बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक दूतावास, वो भी फर्जी। आपने फर्जी कॉल सेंटर, पासपोर्ट बनाने वाले ऑफिस, फर्जी कागजात सुने होंगे। फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फर्जी दूतावास के बारे में सुना है? वही दूतावास जो विदेश की धरती पर अपने देश की सुरक्षा और उसके हितों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है, जिस पर देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी होती है। हर्षवर्धन जैन ने उसके साथ छेड़खानी की और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। ये आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी नंबर प्लेट, गाड़ियों पर लगे विदेशी झंडे, कई मोहरें, पासपोर्ट, लाखों की नकदी और लग्जरी घड़ियां, पूरा का पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर गाजियाबाद में यह ठिकाना है और इसका मास्टरमाइंड था हर्षवर्धन जैन, जिसके शातिर दिमाग में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला ये प्लान तैयार हुआ। सफेद रंग का आप ये घर देखिए और आप इस घर की नंबर प्लेट पर देखेंगे तो KB 35 कविनगर एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी घर को किराए पे लिया गया और उसके बाद यहाँ पर एम्बेसी जो है वो चलाई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों की एम्बेसी का दावा हर्षवर्धन यहाँ पर करता था। हालांकि ये जो खाली जगह आप मेरे ठीक लेफ्ट में देख रहे हैं, इसी जगह पर वो लग्जरी काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी, जिसपे नीले रंग की नंबर प्लेट जो की एम्बेसी की अमूमन गाड़ियों पे लगी होती है, वो इसी जगह पर गाड़ियां खड़ी होती थी। कोई भी शख्स जब इस एम्बेसी, जो की फेक एम्बेसी थी, यहाँ पर पहुंचता था तो कहीं ना कहीं उस लग्जरी गाड़ियों को सबसे पहले देखता था, जिससे एक भरोसा कायम होता था। हर्षवर्धन को UP-STF ने तब ट्रैक किया जब एक हवाला ट्रांजैक्शन UP-STF के रडार पर आई और उसके बाद जब कविनगर के इस सफेद रंग के घर पे पहुंची तो पता लगा कि हर्षवर्धन यहां पर एक नकली दूतावास, फेक एम्बेसी चला रहा था। इस सिंडिकेट का खुलासा UP-STF ने किया, जो अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था और वेस्ट आर्कटिक, सबरोगा, बेल्विया, लोदोनिया जैसे देश का खुद को राजदूत बताता था और राजनयिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूमता था। मतलब ऐसे देशों का दूतावास जो दुनिया में कहीं भी अस्तित्व में है ही नहीं। हर्षवर्धन खुद को एम्बेसडर के तौर पर प्रेजेंट करता था। हर्षवर्धन खुद को बताता था कि उसके बड़े बड़े नेताओं के साथ जान पहचान है। हर्षवर्धन ये भी बोलता था कि बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी जो फोटो इस फेक एम्बेसी में लगी होती थी वो प्रोजेक्ट करता था ताकि एक भरोसा कायम हो सके। हालांकि 2011 में हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय सैटेलाइट फोन हर्षवर्धन के पास था। ड्रग तस्कर अदनान, हथियार तस्कर चंद्रशेखर, इन सभी से उसकी नजदीकियां थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस के तौर पर जो हर्षवर्धन है गाजियाबाद के इस घर को इस्तेमाल कर रहा था। हद तो तब हो गई जब कोई देश के अंदर बैठकर देश के खिलाफ साजिश रचता है तो कोई देश की सुरक्षा पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसके पास से जो मिला है उसे जानकर भी फर्जी होने से यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन के शातिर दिमाग में एक फर्जी दूतावास का असली चेहरा भी दिखाई दे रहा है। उसके पास से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की 4 गाड़ियों के साथ 20 नंबर प्लेट और मिली हैं। माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की मोहरें लगे फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, पैन कार्ड और कई देशों की करेंसी के साथ 44,70,000 कैश बरामद किया गया। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है। इसके खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में यह सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि 2011 में जिस व्यक्ति के पास से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस पर आज तक नजर क्यों नहीं गई। और सवाल ये भी कि अवैध दूतावास की आड़ में हर्षवर्धन देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा था, और वो भी हमारे आपके बीच रहकर।
देखा आपने कितना गंभीर मसला है। बहरहाल राष्ट्र सर्वोपरि में अब आज आपको एक जानकारी देने वाले हैं। जो आप मोबाइल फोन यानी गैजेट्स यूज करते हैं उसको लेकर एक खास जानकारी आपको जाते जाते दिखाते हैं। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।